अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, दिस इज़ योर होस्ट गज़ाल अहमद एंड वी आर बैक विद सम मोर डेली डोज ऑफ योर करंट इकोनॉमिक अपडेट्स। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मिस्टर शकील अहमद ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम गजाल, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है, जो सियासी खबरें हैं, वो भी काफ़ी गर्म है। साथ साथ मईशत के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो आप पूछें, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आज की जो ताज़ा तरीन लेटेस्ट ट्रेंडिंग डेवलपमेंट है वो ये तोशा खाना केस से रिलेटेड है, तो थोड़ा हमें उसके बारे में ज़रा अपडेट दें कि अभी करंट क्या डेवलपमेंट हुई, और इफ़ वी वर टू क्विकली समराइज द होल केस तो वो क्या है? देखिए गजाल, बेसिकली एहतसाब अदालत की जानिब से साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 कैद की सजा सुनाई गई है। और इसके साथ साथ 1 अरब 57 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी उनको आयद किया गया है। बुनियादी तौर पर यह तोशा खाना केस था, जिसके तहत साबिक वजीर आजम को सऊदी वली अहद की जानिब से कुछ गिफ्ट मिले थे। एक ज्वेलरी सेट था जिसके अंदर कुछ चीजें थी जिनकी कीमत तो जी। 1 अरब 58 करोड़ 40 लाख रुपए थी। लेकिन साबिक वजीर आजम इमरान खान ने ये चीजें जो है वो 90 लाख रुपए में खरीदी और उनको उसके बाद मार्केट में फरोख्त कर दिया गया। तो बुनियादी तौर पर यह तोशाखाना केस था जिसमें उनको सजा दी गई है, साथ जुर्माना आयद किया गया है। इस ज्वेलरी सेट के अंदर नेकलेस था, एयर रिंग्स थी, ब्रेसलेट और एक अंगूठी भी शामिल थी। तो ये बहुत कम कीमत पर यानी 90 लाख रुपए में खरीदा गया और उसको बाद में मार्केट में महंगे दामों फरोख्त किया गया। तो बेसिकली एक ये गिफ्ट था काफी कीमती, जो कि सरबराह मुमलिकत या वज़ीर आज़म को मिलता है। दीगर उनके हम मनसब या दीगर जो रियासती सदूर हैं या सरबराह हैं उनकी जानिब से। लेकिन इसमें इल्जाम यही था उन पर कि उन्होंने सरकारी ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए महंगा जो है एक गिफ्ट समझ लें आपने लिया और उसके बाद उसको सस्ते दामों खरीदा, फिर मार्केट में उसको फरोख्त करके नाजायज फायदा उठाया। तो 14 कैद की सजा सुनाई गई है दोनों मुल्जिमान को एहतसाब अदालत की जानिब से। प्लस उनको काफी हैवी जुर्माना भी कर दिया गया है, जो कि 1 अरब 57 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इससे पहले भी इसी किस्म के केस में, तोशाखाना केस में ही अगस्त में इनको सजा हुई थी 3 साल की, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये मामला उठाया था कि इन्होंने अपने जो असासे हैं उसमें ये डिक्लेयर नहीं की चीजें। तो 3 साल कैद की सजा हुई थी, लेकिन उसके बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था। लेकिन जो अब इलेक्शन यानी आम इंतखाबात से पहले सजा हुई है, काफी मैक्सिमम पेनल्टी है, 14 14 साल कैद की सजा प्लस जुर्माना। तो अब काफी मुश्किल में है साबिक वजीर आजम और उनकी अहलिया। ज़ाहिर है अरेस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, वो जेल के अंदर हैं। तो अब उनको इसका सामना करना पड़ रहा है, इस सजा का। तो इस सब में तो शकील इस सब साहब में शकील बुशरा बीबी साहब, का क्या रोल था? देखिए बुशरा बीबी पर यही इल्जाम है कि वो साबिक वजीर आजम के बिहाफ के ऊपर वो तहाइफ जो हैं वो वसूल करती रही, जो तोशाखाना से निकलवाए गए थे तहाइफ। मजमूई तौर पर 108 तहाइफ थे, काफी ज्यादा बड़ी तादाद है। और उन्होंने 14 करोड़ रुपए मालियत के 58 तहाइफ जो हैं वो अपने पास रखे। तो उनका बुनियादी तौर पर जो किरदार इस सारे मामले में है वो यही है कि जो साबिक वजीर आजम की अहलिया होने के नाते उन्होंने उस सिचुएशन का नाजायज फायदा उठाया, माली फायदा भी उठाया, इंतजामी फायदा भी उठाया और अल्टीमेटली उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए इस सूरत हाल के अंदर। तो इसलिए साबिक वज़ीर आज़म के साथ उनके ऊपर भी इसका इल्जाम था, जो कि बाद में साबित हुआ और एहतसाब अदालत ने उनको सजा दे दी। अब देखना यह है कि ये वो अपील में जाते हैं तो दोबारा ये सजा जो है वो सस्पेंड होती है या नहीं। लेकिन फिलहाल उनको भारी सजा और जुर्माना हो चुका है और उनका सामना है इस चीज का। और एहतसाब अदालत की जानिब से ये खुसूसी अदालत की जानिब से सजा सुनाई जा चुकी है और इस वक्त वो जेल में है, सलाखों के पीछे हैं। चलें शकील साहब, आगे बढ़ते हैं। हमारा एक रिकरिंग टॉपिक रहा है यहाँ पे, हम 2-3 एपिसोड्स में बात कर चुके हैं एफबीआर की रीस्ट्रक्चरिंग के हवाले से। तो उसमें एक हम एक नई डेवलपमेंट देख रहे हैं कि अभी जो हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही है उसने ऐलान कर दिया है कि ना सिर्फ वो उसको रीस्ट्रक्चर कर रहे होंगे बल्कि साथ ही साथ एफबीआर को डिजिटलाइज भी कर रहे होंगे। तो ये सारा माजरा क्या है? अब ये डेवलपमेंट किस तरह हुई? देखिए ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है। निगरान वफाकी काबीना ने इसकी अप्रूवल दे दी है, लेकिन साथ और एक इसके साथ साथ एक कहते हैं कि इसको मशरूत तौर पे उन्होंने इजाजत दे दी है, उसकी अप्रूवल दे दी है कि नेक्स्ट जब गवर्नमेंट आएगी इलेक्शंस के बाद, जी। बाकायदा गवर्नमेंट फॉर्म होगी तो वो इस हवाले से जरूरी लेजिस्लेशन करेगी एफबीआर की रीस्ट्रक्चरिंग, तंजीम नौ और उसको डिजिटलाइज करने के हवाले से जरूरी जो कवानीन है उसमें तरामीम करना पड़ेंगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1,000 से ज्यादा ऐसे कवानीन हैं जिनमें तरामीम करनी पड़ेंगी टैक्स से मुतल्लिक। तो वो केयर टेकर गवर्नमेंट का इख्तियार नहीं है, दायरा इख्तियार नहीं था और उस पर सवालात भी उठाए जा रहे थे। तो
दूसरी बार समरी कैबिनेट में पेश की गई और उसके साथ यही शर्त लगाई गई कि हम इसको अप्रूव कर रहे हैं, लेकिन जो लेजिस्लेशन है उसके लिए साबिक जो नई गवर्नमेंट आएगी उसका इंतजार किया जाए, और ताकि वो लेजिस्लेशन कर सके और एक बाकायदा बिल की शक्ल में पार्लियामेंट के अंदर उसको पेश किया जाए, नेशनल असेंबली सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर उस पर डिबेट हो और उसके बाद लेजिस्लेशन के नतीजे में ये रिफॉर्म्स पूरी की जाए। लेकिन जो रिफॉर्म्स हैं वो हैं अपनी अपनी नोयत में बड़ी अहम है, क्योंकि वफाकी टैक्स पॉलिसी बोर्ड वफाकी टैक्स पॉलिसी बोर्ड बनाने की अप्रूवल दी गई है, जिसके अंदर कस्टम्स का अलग इदारा होगा, इनलैंड रेवेन्यू का अलग होगा। फिर इन दोनों इदारों के ऊपर ओवरसाइट बोर्ड बनेंगे जो कि इनकी परफॉर्मेंस की निगरानी करेंगे। और उन ओवरसाइट बोर्ड्स के अंदर जो निजी शोबा है, यानी प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं, मुतलका एक्सपर्ट जो टैक्स के हवाले से हैं, उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा और उनकी मुशावरत से ये सारा काम होगा। लेकिन साथ साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर सवालात तो उठा दिए। उनका ये कहना है कि निगरानी हुकूमत का काम ये नहीं है कि वो जो है वो इस तरह की संजीदा नोयत की या जो आप कह सकते हैं कि एक अहम कानून साजी या वो कर सकें ओवर हालिंग ऑफ FBI। चूंकि ये मेजर पॉलिसी डिसीजन है तो ये निगरान हुकूमत का इख्तियार नहीं है, इसको आने वाली हुकूमत पर छोड़ दिया जाए। उन्होंने ये कहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा एक लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर को और सेक्रेटरी काबीना को, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप डे टू डे अफेयर्स जो हैं या अर्जेंट नोयत के जो मैटर्स हैं या वो जो हंगामी नोयत के चीजें हैं सिर्फ उनको डील करें, आप ये लॉन्ग टर्म जो रिफॉर्म्स हैं ये नहीं कर सकते। साथ साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो सेक्शन है 230 उसको भी कोट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि केयर टेकर्स के जो इख्तियारात हैं वो महदूद हैं, ला महदूद नहीं है। तो उन्होंने भी यही कहा कि आप आने वाली हुकूमत पर छोड़ दें। तो फेडरल कैबिनेट जो है, निगरान कैबिनेट, उसने ये अच्छा डिसीजन लिया कि अल्टीमेटली उन्होंने कहा है कि अब आने वाली हुकूमत जो है उस पर ये मामला छोड़ दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रिफॉर्म्स होना तो जरूरी है। 22% जो है वो टैक्स टू GDP का पोटेंशियल है पाकिस्तान में, जो इस वक्त 8.5-9% के करीब है। तो ह्यूज गैप है। हमने पहले जिक्र किया था कि तकरीबन 14,000 अरब रुपए मजीद हम जो है ये टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं इन इस्लाहात के नतीजे में। तो अब देखना यह है कि ब्यूरोक्रेसी, FBI, इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री और फिर आने वाली जो गवर्नमेंट है वो किस तरह ये तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो ऑन बोर्ड होते हैं, तो ये इस्लाहात होंगी, ये आगे बढ़ेंगी। लेकिन बुनियादी जो डिसीजन है वो कर लिया गया है, केयर टेकर कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दे दी है। तो शकील भाई, क्या अभी ये प्रोबेबिलिटी है कि जो नई गवर्नमेंट आए वो इस फैसले को ओवरटर्न कर दे, या ये अब होके ही रहेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये बिल्कुल नई गवर्नमेंट जो है जो 5 साल के लिए इलेक्ट होके आएगी उसके पास पूरा इख्तियार होगा कि वो इस डिसीजन को ओवरटर्न कर दे, इसको रिजेक्ट कर दे या इसमें मजीद तरमीम कर ली जाए। क्योंकि केयर टेकर, निगरान केयर टेकर गवर्नमेंट ने ये अप्रूवल दी है, अभी तो ये पार्लियामेंट के अंदर मामला आएगा। इसके लिए लेजिस्लेशन का एक पूरा प्रोसेस है, जो कि काफी लेंथी प्रोसेस होगा, क्योंकि 1,000 से ज्यादा कवानीन, जैसे हमने जिक्र किया, उसमें तामीम करनी है, उसकी अप्रूवल लेनी है पार्लियामेंट से। तो ये आसान प्रोसेस नहीं होगा। इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड होंगी जो पार्लियामेंट के अंदर होंगी, एक डिबेट होगी और उसके बाद इस पे अमली जामा इसको पहनाया जा सकेगा। और नई हुकूमत के पास ये पूरा इख्तियार होगा कि इसको आउट राइटली रिजेक्ट कर दे या इसको आगे लेकर चले, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो जो गवर्नमेंट होगी इन पावर, उनका ये पूरा इख्तियार होगा कि वो आगे जाके इन इस्लाहात को आगे लेके चलती हैं या इसमें तरमीम करती हैं या क्या करती हैं। लेकिन FBI की जानिब से ये शर्त नहीं थी, उनकी जानिब से सजेशन जरूर थी कि आप कुछ रिफॉर्म्स करें FBI के अंदर या टैक्स मशीनरी के अंदर, ताकि आपका टैक्स टू GDP बढ़े, आपका रेवेन्यू बढ़े, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त रेवेन्यू की जरूरत है। उसके लिए कोई भी तरीके अडॉप्ट किए जाएं कानून के अंदर रहकर, जिसमें ये लेजिस्लेशन या रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ FBI भी शामिल है। तो उनकी ये सजेशन जरूर है कि आप ये काम करें, लेकिन उनकी तरफ से बाइंडिंग नहीं है। ऐसी किस्म की शर्त नहीं है कि जिस पर अमल करना पाकिस्तान की लाजमी है। उनके लिए सिर्फ एक ही कंसर्न है कि पाकिस्तान अपना जो टैक्स रेवेन्यू है उसको बढ़ाए। गजाल। जी जी। अच्छा शकील साहब, हमारे पास वक्त थोड़ा कम है, लेकिन एक और बड़ी खासी डेवलपमेंट है जिसके बारे में हमने डिस्कस करना है। वो ये कि IMF ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कोई खास अच्छी खबर हमारे लिए नहीं उन्होंने शाया की। वो कहते हैं कि हमारा GDP और भी कम होता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरे सिलसिले के बारे में जरा हमें बताएं, और ये भी बताएं कि क्या हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, IMF की जानिब से जो लेटेस्ट इकोनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसको अपडेट रिपोर्ट का नाम दिया गया है, उसके अंदर कुछ उन्होंने नंबर्स शेयर किए हैं। इस फिस्कल ईयर के दौरान जो हुकूमत पाकिस्तान ने, उसने मुआशी शरह नमू का जो हदफ था, जो बजट के अंदर रखा गया था, वो 3.5% रखा था। लेकिन IMF ने अक्टूबर में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कहा था कि इस साल पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ है वो 2.5% रहेगी। लेकिन उसको अब रिवाइज किया गया है, उसको अपडेट करके दोबारा जारी किया गया है जनवरी के अंदर। अब ये कहा गया है कि पाकिस्तान की ग्रोथ जो है
जीडीपी ग्रोथ वो इस साल 2% रहेगी। तो उन्होंने बेसिकली डाउनवर्ड रिवाइज कर दिया इसको, कहा है कि स्लो डाउन रहेगी पाकिस्तान की इकोनॉमी, 2% रहेगी, 0.5% का उन्होंने डिफरेंस डाल दिया है, यानी कमी की है उसमें। लेकिन साथ ये भी कहा है कि नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 3.5% होगी, जो कि इस साल गवर्नमेंट का बेसिकली हदफ था। तो आईएमएफ ने यही कहा है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें थोड़ा स्लो डाउन होगी, और साथ अगर नेबरिंग कंट्रीज से इसका कंपैरिजन करें तो इंडिया 6.5% के हिसाब से ग्रो करेगा इस फिस्कल ईयर के दौरान। तो बहुत ह्यूज डिफरेंस है। पाकिस्तान की मार्केट के अंदर अब 20 लाख से ज्यादा सालाना जो है वो जॉब सीकर्स आ रहे हैं, जिनको नौकरियों की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है। लेकिन हमें उसके लिए जो जीडीपी ग्रोथ है उसको भी, माशी तरक्की की रफ्तार को भी 6-7% एटलीस्ट लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त 2% है और लास्ट फिस्कल ईयर में वो माइनस थी, यानी नेगेटिव ग्रोथ थी। तो आईएमएफ ने ये खतरे की घंटी बजाई है कि स्लो डाउन रहेगी इकोनॉमी इस साल, लेकिन अगले साल इसमें बेहतरी आएगी। और साथ साथ अगर आप पाकिस्तान की आबादी का जिक्र करें तो आबादी जो है वो 2.6% के हिसाब से बढ़ रही है, लेकिन जो माशी तरक्की की शरह है वो 2% है, तो उससे काफी कम है। तो इससे अंदाजा आप लगा लें कि रोजगार की सूरत हाल क्या होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी की क्या सूरत हाल होगी। तो पाकिस्तान को ग्रेजुअली इसमें इजाफा करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो एक बड़ा चंक है जो आपके रेवेन्यू का 4.2 ट्रिलियन रुपीज, वो सारा जो है वो डेट सर्विसिंग में जा रहा है। आप सूद अदा कर रहे हैं इतना ज्यादा, जितना आप कमा रहे हैं, जितना आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, वो सारा सूद की नजर हो रहा है। तो पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी में बेहतरी लाना होगी, उसके बाद ही रोजगार के नए मौके पैदा होंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, तो उसके नतीजे में जो है वो मार्केट खुलेगी। 22% जो पॉलिसी रेट है उसमें भी कमी की एक्सपेक्टेशन थी लोगों को इस दफा, लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने उसको मेंटेन रखा है। तो अब कारोबारी तबका काफी परेशान है, उनको तशवीश है इस बात पे कि अगर पॉलिसी रेट में कमी आए तो वो कुछ कर्जे ले सकें, कुछ उनके लिए लिक्विडिटी के जो मसाइल हैं वो हल हों, ताकि रोजगार चले, मार्केट के अंदर एक एक्टिविटी जनरेट हो, ताकि रोजगार के मौके भी पैदा हों। तो अब ये सिनेरियो सामने है। आईएमएफ ने अलबत्ता डाउनग्रेड कर दी है पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ की जो फोरकास्ट है। चलें, आबादी बढ़ती जा रही है लेकिन हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो नहीं कर रही, लेकिन उम्मीद है कि अगले साल ग्रो करें, एंड इट्स अबाउट टाइम कि वी स्टार्ट सीइंग टू इट एंड स्टार्ट टेकिंग द राइट स्टेप्स। सो थैंक यू वेरी मच शकील साहब फॉर योर टाइम टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर अपडेटिंग us all on the current economic updates, and we will be back tomorrow inshallah with your daily dose of current economic updates only on Sama Money। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जाके अपने सवाल दें ताकि हम कल वही सवाल आपके शकील साहब से कर सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।